नीलम की शादी को महज 6 महीने ही हुए थे, लेकिन इन महीनों में नीलम अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान थी। अब अपने भोले भाले पति को तलाक देने का पूरा मन बना चुकी थी, जो अपनी बहू की हाँ में हाँ और ना में ना करता था। लेकिन नीलम का अपने पति को तलाक देने का मन बनाने के पीछे का कारण तो नीलम के ससुराल वालों को जानने के बाद ही पता चल पाएगा। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है और मुझे केस के सिलसिले से निकलना है। बहू 1 मिनट रुक, तेरे लिए मैंने दही और चीनी रखी है, ये ले खा कर जा। तेरा हर काम सफल होगा और हर बार की तरह तू इस बार भी इस केस को जीत के ही आएगी। माँ जी, दही चीनी खिलाने से पहले आप पूछ तो लेती कि किसका केस है। किसका बहू? कहीं राजीव का वो हाफ मर्डर वाला केस तो नहीं है ये? अरे ना ना बहू, तू उसे फांसी मत करवा दियो। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये आपके लाडले का केस नहीं, लाडली का केस है, वो तलाक वाला। अब तो ये केस कोई नहीं हरा सकता माँ जी। लेकिन बहू, तू तो मेरी बेटी की तरफ से है ना? नहीं माँ जी, मैं तो नंदोई जी की तरफ से ये केस लड़ रही हूँ। अरे अब तो मेरी बेटी का तलाक तो पक्का है। बहू, तू आज केस लड़ने मत जा। नहीं, तू रुक, मैं खुशी से कहती हूँ वो खाने में जुलाब की गोलियां दे दे दामाद जी को, ताकि वो तारीख पर ही ना जाए। हाँ, ये सही रहेगा माँ जी। आप ननद जी को फोन लगाओ, मैं कोर्ट पहुँचती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इधर सरला अपनी बेटी को फोन लगाकर सारी बातें बता देती है और उधर नीलम का नंदोई कोर्ट ही नहीं पहुंचता है। देर शाम नीलम घर आती है तो सरला अपनी बहू से कहती है, बहू क्या हुआ, दामाद जी आए थे क्या कोर्ट? मैंने खुशी को कह दिया था कि वो खाने में जुलाब की गोलियां दे दे। हाँ माँ जी, नंदोई जी का पेट खराब था, तभी तो वो कोर्ट में नहीं पहुँचे और तारीख आगे बढ़ा दी गई। हाँ तो ठीक है ना बहू, वरना मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि आज मेरी बेटी का सुहाग ही उजड़ गया। माँ जी, अब मैं शाम का खाना बना लूं? कल भी मुझे समय पर काम के लिए पहुँचना है। हाँ ठीक है बहू, जा जाकर तू खाना बना ले। नीलम खाना बना ही रही होती है, तभी नीलम का देवर राजीव आता है। उसके हाथों में चोट लगी होती है। अरे भाभी कहाँ हो? अरे भाभी बाहर निकलो। अरे भाभी कहाँ हो, जल्दी आओ। अरे बाहर आ जाओ भाभी, आपका देवर आया है। अरे क्या हो गया, क्या कर दिया बहू ने जो इतना चिल्ला रहा है? अरे पहले भाभी को आने दो, उसके बाद बताऊंगा कि क्या हुआ है। तेरे हाथ पैर में ये चोट कैसा? किसने मारा तुझे? अरे बोलता क्यों नहीं, किससे लड़कर आया है? अभी तक तो आपने नीलम के ससुराल के कुछ लोगों से ही मुलाकात की है और ये था नीलम का अजीब सा देवर, जिसका नाम है राजीव। अब नीलम भी डरते हुए राजीव से कहती है, क्या बात है देवर जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? और ये हाथ सर पर चोट के निशान कैसे? भाभी आप मेरे साथ चलो, जिसने मुझे मारा है उसको बता दो कि हाथ उठाने की धारा क्या लगती है। और हाँ भाभी, उसने मुझे जूते चप्पल लात सबसे मारा है। अब देख लेना कि कौन सी लगेगी धारा। लेकिन क्यों मारा ये बताओ। मुझे बस सोनिया चाहिए। मैं सोनिया से बात कर रहा था, बात कर ही रहा था तो सोचा हाथ पकड़ लेता हूँ। हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा, वो चिल्लाने लग गई और सबको लगा कि मैं उसे छेड़ रहा हूँ और सबने आके मुझे कूट दिया। माँ जी, आप इनकी मलहम पट्टी करवा दीजिए, मेरी सब्जी जल रही होगी। तो आप क्या मेरे साथ नहीं चलोगी इन सबको इनकी औकात बताने के लिए? उन्हें तो बस 4 दिन की जेल होगी और आपको सूतेंगे अलग, और 6 महीने की जेल और चक्की का आटा पिसवाएंगे वो अलग। बाप रे बाप, पिट गया। इज्जत तो गई, लेकिन मैं तुझे जेल नहीं जाने दूंगी। चल निकम्मा कहीं का, आशिकी करेगा आशिकी। हे प्रभु, एक से बढ़कर एक ससुराल वाले दिए हैं आपने, जिनका कोई जवाब ही नहीं है। नीलम खाना बनाने में लग जाती है। इधर सरला अपने छोटे और लाडले बेटे को समझा रही होती है। मनोज आता है। मुझे दवाइयाँ दे दो, मेरा बीपी बढ़ रहा है। सत्यानाश, इनकी ही कमी थी। सुबह से सबने तो मेरा दिमाग खा लिया है, अब इनकी बारी है। अरे भाग्यवान कहाँ हो, जल्दी आओ, वरना कहीं तुम तलाक से पहले विधवा ना हो जाओ। अगली सुबह फिर से नीलम घर का काम करने के बाद कोर्ट के लिए निकल जाती है। तभी नीलम देखती है, तूने मुझे नाले में धक्के देने की कोशिश की। मैं तुझे बताती हूँ मेरी बहू तेरे साथ क्या कुछ कर सकती है। तुझे तो फांसी होगी, फांसी। आई बड़ी मुझे फांसी करवाने वाली।
तेरी बहू का तो मैं अचार डालकर खाऊं। तू मेरी बहू को छूने का दम भी नहीं रखती, समझी ना? ये ले, तू मेरी बहू को छू कर दिखा तो। सरला ये ले, छू दिया। अब बता, तेरी ये कानूनी बहू क्या बिगाड़ लेगी मेरा? बड़ी आई अपनी बहू के दम पर उड़ने वाली। तुझे तो वकील तक ठीक से ज्यादा बोलना नहीं आता। अरे तू बोलने की बात कर रही है? मैंने तो पूरी की पूरी अपने घर में वकील बिठा रखी है, उसका क्या? अब जैसे तैसे नीलम वहां से कोर्ट के लिए निकल जाती है और इधर सरला और विमला लड़ने में लगे रहते हैं। अब देर शाम नीलम थकी हारी घर लौटती है तो नीलम देखती है कि सरला ने अपने सर पर पट्टी बांधी हुई है। माँ जी, क्या हुआ आपके सर में? ये चोट कैसे लगी? आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ। तू आ गई, चल अच्छा है। अब तो तू मुझे ये बता, सर पर डंडा मारने पर कौन सा केस लगता है? अरे माँ जी, लेकिन ये डंडा मारा किसने आपके सर पर? कहीं आपने और विमला आंटी ने हाथापाई तो नहीं करी ना? नहीं बहू, उसने मुझे छुआ भी नहीं है, लेकिन ये पट्टी तो मैंने जान कर लगा रखी है। इसके नीचे जरा सर दर्द हो रहा है, बस इसीलिए मैंने पट्टी बांधी है। माँ जी, आप विमला आंटी पर झूठा केस बना रही हैं, लेकिन क्यों? वो तो आपकी दोस्त है। अगले 2 दिन में आप दोनों साथ ही रहोगे, तो ये सब क्यों? उसने मुझे कहा था तेरी बहू वकील है, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। मैंने भी कह दिया, अगले 24 घंटे में मैंने भी तेरे दरवाजे पर पुलिस नहीं बुलवाई तो मेरा नाम सरला नहीं और मेरी बहू वकील नहीं। नीलम तो अपनी सास, ननंद, नंदोई और तो और अपने देवर और पति से भी परेशान थी। हर रोज नीलम के पास एक नया कांड उड़कर आ जाता था। बहुत हो गया, अब मुझसे ये मेरे एक से बढ़कर एक नमूने ससुराल वाले सह नहीं जा रहे। सारे के सारे गवार हैं, बस कांड करके आ जाते हैं और अपनी घर की बहू को बाहर करके कहते हैं देख ले क्या करना है। बहू, तो क्या मैं ये पट्टी हटा लूं? तू तो विमला पर केस करने से रही। माँ जी, अब छोटी छोटी बातों पर हम सबसे लड़ते रहें या उन पर केस करने का क्या फायदा, जब सच में कुछ हुआ ही ना हो तो। बहू, मैं तो बस उन्हें डरा रही हूँ। बराबर खौफ बना रहना चाहिए। क्यों बहू, सही कहा ना? हाँ माँ जी, आप अपना दबदबा बना कर रखो, लेकिन हर बात पर उन्हें धमकाया ना करो। अरे बहू, तू वकील होकर डर रही है? अगर मैं तेरी जगह होती तो एक एक को देख लेती। कोई ज्यादा बोलता तो थप्पड़ लगाती। तभी तो आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बहू, तूने कुछ कहा क्या? मैंने सुना नहीं। नीलम अपने ससुराल वालों को समझा समझाकर परेशान हो गई थी। तभी एक दिन नीलम गुस्से में आ जाती है। मुझे तलाक लेना है और ये बात इन्हें भी पता है, सिवाय देवर जी और माँ जी आपके। क्या बहू, तू तलाक क्यों चाहती है मेरे भोले से बेटे से? उसने तो कभी गलती से तुझे तू नहीं कहा होगा। माँ जी, मुझे इनसे ज्यादा आप लोगों से दिक्कत है। आप लोगों के रोज नए नए लड़ाई झगड़े से परेशान हो गई हूँ मैं। ना ना बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? तू ये घर छोड़कर नहीं जा सकती है। माँ जी, मुझे अपना काम बड़ा ही प्यारा है। वो क्या है ना, मुझे रोज रोज का कांड नहीं चाहिए। बहू, हम नहीं करेंगे ऐसा कोई कांड जिससे कोई दिक्कत परेशानी आए। सरला अपनी बहू को रोक तो लेती है, लेकिन अपनी आदतों को सुधार नहीं पाती, जिस वजह से नीलम को अपने ससुराल के लोगों को स्वीकारना ही पड़ता है। रीना अपनी सास सुरेखा के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, 1 साल होने वाला है मेरी शादी को, तो जब हमारी सालगिरह होगी तो हम बहुत ही बड़ी पार्टी रखेंगे। जान पहचान के सभी लोगों को बुलाएंगे। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कैसे इतना समय बीत गया। बहू, ऐसा ही होता है, शादी हो जाती है एक बार, फिर तो उसके बाद गृहस्थी में ही रम जाते हैं पूरी तरह से। क्या ही पता चलेगा कि कब 1 साल हुआ और कैसे सब हो गया। बस सब अच्छा ही होना चाहिए। हाँ माँ जी, सब अच्छा ही रहे। अब तक तो मेरे और अंकुर जी के बीच में किसी बात को लेकर छोटी सी भी बहस नहीं हुई है। पहले मैं बहुत घबरा रही थी कि शादी के बाद सब कैसे संभालूंगी। हाँ बहू, मैं तेरा डर समझ रही हूँ। ये डर हर लड़की के मन में होता है, लेकिन जब एक बार शादी हो जाती है तो सारे डर मन से निकल जाते हैं। और तू है भी तो इतनी प्यारी, सब अच्छे से संभाला है तूने। माँ जी, आपसे एक बात कहूँ,
अगर आप बुरा ना माने तो। बहू, बुरा मानने वाली बात तो तू बोल ही नहीं सकती, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी बता क्या बात है। माँ जी, वैलेंटाइन डे आने वाला है और ये वैलेंटाइन डे ना हमारी शादी के बाद का पहला वैलेंटाइन डे होगा। तो मैं सोचती हूँ कि इस वैलेंटाइन डे पर मैं अंकुर जी के लिए कुछ खास करूँ, पूरा दिन हम साथ में बिताएं। बहू, ये सब तो पति से की जाने वाली बातें हैं, इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। माँ जी, आपकी बात सही है, लेकिन अंकुर जी को काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो वो मेरे लिए अपना एक पूरा दिन निकालें। जब से शादी हुई है मैं तो यही देख रही हूँ कि वो काम में ही बिजी रहते हैं। बहू, अब मुझे तेरी बात तो कुछ भी समझ नहीं आ रही, तो खुद ही साफ साफ बता दे। मैं अगर तेरी कुछ मदद कर सकती हूँ तो कर दूंगी, वरना ये सब दिन तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आते। माँ जी, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि वैलेंटाइन डे के दिन आप बस अंकुर जी की छुट्टी करवा दो, क्योंकि अगर वो घर पर ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, और फिर मेरी बात सुनते कहाँ है वो। ठीक है बहू, जैसे तुझे ठीक लगे। अगर तुझे इसमें ही खुशी मिलती है तो मेरे लिए अंकुर से बोल दूंगी कि वो छुट्टी कर ले और पूरा दिन तेरे साथ बिताए। अब तो खुश है ना तू? नहीं माँ जी, उन्हें ये मत बोलना कि मैंने आपको सब बोला है, वरना प्लान खराब हो जाएगा। कोई भी बहाना बना देना ना माँ जी, और वो बहाना उन्हें सही लगे बस। पता नहीं तुम बच्चों के कौन कौन से दिन होते हैं, लेकिन ठीक है, मैं बोल दूंगी अंकुर से। रीना अपनी सास को अपनी बात समझा देती है और सुरेखा भी अच्छे से समझ गई थी कि उसे क्या करना है। कुछ दिनों बाद रीना का पति अंकुर ऑफिस के लिए निकल रहा था कि तभी वहाँ पर सुरेखा और रीना आ जाते हैं और सुरेखा कहती है, अंकुर, मैं ये बोल रही थी कि कई दिनों से तेरी मौसी बुला रही है, तो तू 1-2 दिन की छुट्टी ले लियो ऑफिस की। मौसी के घर घूमाते हैं, मिलना भी हो जाएगा इसी बहाने। माँ, इस महीने तो ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल सकती, बहुत काम है। कभी और नहीं जा सकते हैं क्या? मैंने तो बोल दिया है तेरी मौसी को कि हम 2 दिन बाद ही आ रहे हैं, और तू मना कर रहा है। काफी टाइम हो गया है अंकुर जी, आप कहीं बाहर भी नहीं गए हो घूमने, तो अब जा सकते हो मौसी जी के घर। वो तो आपको कितना याद करती हैं, मिलाओ ना उनसे भी, आपसे मिलकर अच्छा लगेगा उन्हें। ठीक है, मैं मौसी जी से बात कर लूंगा और समझा भी दूंगा कि अगले महीने आ जाएंगे हम। मौसी जी को फोन क्यों करना है? उन्होंने माँ को बोल तो दिया था कि उनका हम सबसे मिलने का मन है, तो बस अब उन्हें फोन करके ये बोलना अच्छा थोड़ी लगेगा कि अगले महीने आएंगे। हाँ बहू, सही बोल रही है, मैंने बोल दिया कि हम 2 दिन बाद ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन माँ समझो तो सही, मुझे ऑफिस में भी जवाब देना होता है, मैं वहाँ क्या बोलूँगा? तू सबको समझ, लेकिन अपने ही घर वालों को मत समझ, है ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, जो मैंने बोला है वही होगा, समझा। और अब इस बात पर मुझे कोई भी बहस नहीं चाहिए। सुरेखा अंकुर को छुट्टी के लिए बोल देती है और उसके बाद रीना भी बहुत खुश हो जाती है कि वो अपना पहला वैलेंटाइन डे अपने पति के साथ मनाएगी। रीना वैलेंटाइन डे की तैयारी की लिस्ट बना रही थी, तभी रीना के घर उसकी सहेली मधु आती है और वो बोलती है, और रीना कैसी है? जब से शादी क्या हुई है तू तो बिल्कुल भूल ही गई है हमें। नहीं यार, भूली नहीं हूँ किसी को भी, वो तो बस समय ही नहीं मिलता किसी से बात करने का। घर में इतना काम होता है कि कब दिन निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, ये तो सच ही है, शादी के बाद कुछ नहीं पता चलता, घर और परिवार को ही संभालते रहो और दिनों रात का कोई होश नहीं रहता। हाँ, सही बोल रही है तू। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ आज? कुछ नहीं, मैं तो बस यहीं पास से किसी काम से आई थी, तो सोचा तुझसे भी मिलती जाऊं। और वैसे भी शादी के बाद तेरा ये पहला वैलेंटाइन डे है, तो कुछ सोचा है या नहीं तूने? सोचा? अरे बहुत कुछ सोचा है। मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मेरा पूरा साथ देती है हर चीज में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तेरी जैसी सास तो फिर सबको ही मिले। पता है, मैंने अपने वैलेंटाइन के लिए ना बहुत सारी तैयारियां की हैं। वो क्या है ना, पति के लिए सरप्राइज भी होगा। उन्हें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, खुश हो जाएंगे वो बहुत ही। रीना अपने दोस्त को अपने वैलेंटाइन डे की तैयारियों के बारे में बता रही थी कि तभी वहाँ पर सुरेखा आती है और ये सब सुनकर सुरेखा कहती है, बहुत जानती हूँ मैं कि तू बहुत ही खुश है, लेकिन जब तू जैसा चाहती है बिल्कुल वैसा ही वैलेंटाइन डे हो जाए तेरा, तो खुशी मनाइयो ना। अभी से ढिंडोरा पीट के क्या होना है। माँ जी, पूरी तैयारियाँ हो गई हैं और मुझे यकीन है आगे भी सब अच्छा ही होगा। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरा पहला वैलेंटाइन डे बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बहू, मैं भी यही चाहती हूँ कि तेरा पहला वैलेंटाइन डे बहुत ही अच्छा जाए, लेकिन अभी से इतनी उम्मीदें लगाना अच्छी बात नहीं है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो तुझे ही बुरा लगेगा ना। माँ जी,
मैंने आपसे कुछ मदद क्या मांग ली, आप तो ये बोले जा रही हो कि मेरा वैलेंटाइन डे खराब ही जाए। अरे जब अंकुर जी छुट्टी के लिए मान ही गए हैं तो अब सब अच्छा ही होगा ना, घबराना कैसा। रीना, वैसे तेरी सास सही बोल रही है, तू ना ओवर एक्साइटेड हो रही है। अगर कहीं तेरे हिसाब से नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा तुझे ही ठेस लगेगी। बाकी तेरी मर्जी, जैसा तुझे ठीक लगे। अरे मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और माँ जी, आप ना वैलेंटाइन वाले दिन अपनी किसी सहेली के घर चली जाना। रीना अपने पहले वैलेंटाइन के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी। जब वैलेंटाइन डे आता है तो सुबह सुबह ही रीना पूरा घर सजा देती है और अपनी सास को उनकी सहेली के घर भेज देती है। थोड़ी देर बाद जब अंकुर की आँख खुलती है तो पूरा घर सजा देखता है और रीना से कहता है, रीना ये सब क्या है? आज हमें मौसी के घर जाना है और तुमने घर सजा दिया। वो मैंने माँ जी से बोला था कि आपको छुट्टी करने के लिए मनाए, इसलिए माँ जी ने झूठ बोला था कि हमें मौसी के घर जाना है। लेकिन आज हमें मौसी के घर नहीं जाना, आज हम अपना पहला वैलेंटाइन डे साथ में मनाएंगे। तुम पागल हो क्या? मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और तुमने बस वैलेंटाइन डे मनाने के लिए झूठ बोला। वैलेंटाइन डे तो हम रात में भी मना सकते थे। मुझे आपके साथ अपना पूरा दिन बिताना है, मुझे हमारा पहला वैलेंटाइन डे खास मनाना है। तुम्हारे इस वैलेंटाइन डे के चक्कर में मेरा कितना लॉस हो सकता है, ये तुमने सोचा? मेरे लिए ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। अरे रुक जाओ अंकुर जी, मैंने इतनी सारी तैयारियाँ की हैं। ये सब शाम को भी हो सकता है। अंकुर इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। शाम को अंकुर और सुरेखा दोनों घर आते हैं और रीना को ऐसे देखकर सुरेखा कहती है, बहू, ये अंकुर बाहर कहाँ से आ रहा है? माँ, आपने और रीना ने जो मिलकर प्लान बनाया था, कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते ना। माँ जी, मैंने इतना सब कुछ सोचा था कि हमारे पहले वैलेंटाइन डे पर सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अंकुर जी तो काम पर चले गए आज भी। तू कभी बहू के लिए भी सोच लिया कर, हमेशा काम ही दिखता है तुझे। माँ, मैं अपनी बीवी और आपके बारे में ही तो इतना सोचता हूँ। अगर तू अपनी बीवी के बारे में सोचता तो वो ऐसे रो नहीं रही होती। माँ, आज का खास दिन और खास तब होता ना जब हम साथ में खुश होते। और वैसे भी अगर रीना और मैं खुश हैं तो हमारे लिए हर दिन वैलेंटाइन डे है। मैं काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। अंकुर की बात रीना को समझ आती है और जो वैलेंटाइन डे पूरा खराब हो गया था, उसी शाम अंकुर और रीना बाहर जाकर साथ में रोमांटिक डिनर करके उसे मनाते हैं। अंजलि एक गांव की रहने वाली साधारण लड़की थी, जिसकी शादी शहर में रहने वाले रजत से हुई थी। रजत एक पढ़ा लिखा और शहर का अमीर लड़का था। दोनों की शादी को अब एक हफ्ता हो चुका था, लेकिन अंजलि की अभी तक पहली रसोई की रस्म नहीं हुई थी। तभी एक रोज उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, इतने दिन हो गए तेरी शादी को और अभी तक ससुराल में तेरी पहली रसोई नहीं हुई। मैं तो सोच रही हूँ कि आज ही ये रस्म पूरी कर लेते हैं। जैसा आप कहे माँ जी, बोलिए क्या बनाना है खाने में? जो तुम्हें ठीक लगे वो बना लो, और थोड़ी सी खीर, पूड़ी, हलवा, छोले की सब्जी, अगर मन करे तो बना लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आपने कहा है मैं वही सब बना कर लाती हूँ। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है और फिर वो सभी के लिए खाना बनाती है। कुछ देर बाद उसकी सास फिर से रसोई में आती है और उससे कहती है, अरे बहू, खाना बन गया है क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ माँ जी, बस बन ही गया है, आप चलिए मैं परोसती हूँ सबके लिए। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ बाहर, तू खाना ले आ। इतना कहकर मीनू वहाँ से बाहर चली जाती है और फिर अंजलि खाना परोसने के लिए बर्तन देखती है। तभी उसकी नजर एक ड्रॉर पर जाती है, जिसे वो खोलती है तो उसमें पीतल के काफी सारे बर्तन रखे थे, जिन्हें देखकर वो कहती है, अरे ये क्या, इतने सारे पीतल के बर्तन, पर ये सब यहाँ क्यों रखे हुए हैं? इन्हें तो बाहर होना चाहिए ना, लगता है काफी सालों से इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। इतना कहकर अंजलि उन सभी बर्तनों को बाहर निकाल लेती है और उन्हीं में सभी के लिए खाना परोस कर ले जाती है। ये देखकर मीनू अंजलि से कहती है, अरे बहू, ये क्या है? तुझे ये पीतल के बर्तन कहाँ से मिल गए? वो माँ जी ये ना किचन में रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इन बर्तनों का इस्तेमाल कर खाना इन्हीं में परोस दूं। लेकिन बहू, हम इन बर्तनों में खाना नहीं खाते हैं, ये बहुत पुराने बर्तन हैं। आजकल कोई इनका इस्तेमाल नहीं करता, ये सब बस दिखावे के लिए रह गए हैं। लेकिन माँ जी, हमारे गांव में तो सब इन्हीं पीतल के बर्तनों में खाते हैं, क्योंकि पीतल के बर्तन में खाना खाने से बहुत फायदा होता है शरीर को। इसलिए मैंने सोचा कि सभी को आज पीतल के बर्तन में ही खाना खाना चाहिए। अरे हम सब इसमें खाना नहीं खाते हैं, हमें आदत नहीं है। ठीक है माँ जी,
कम से कम आज तो खा लीजिए, कल से मत खाना आप पीतल के बर्तनों में खाना। तू इतनी जिद करती है तो ठीक है, खा लेती हूँ, लेकिन आगे से याद रखना। ठीक है माँ जी, याद रखूंगी, पर पहले आप ये खाना चखकर तो बताइए कि कैसा बना है। अंजलि की बात सुनकर मीनू खाना खाती है और अंजलि से कहती है, अरे वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है, मजा ही आ गया ऐसा खाना खाकर। ये स्वाद तो बस गांव के खाने में ही आता है, शहर के खाने में कहाँ ये बात। सही कहा माँ जी आपने, गांव के खाने की तो बात ही अलग होती है। इतना कहकर दोनों खाना खाते हैं। अगली सुबह घर पर पड़ोस की जानकी आती है, जो मीनू से कहती है, मीनू बहन, और बताओ कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? बहू के घर में आ जाने के बाद तब तो आराम की जिंदगी बिता रही होगी ना तुम? हाँ जानकी बहन, सही कहा तुमने। बहू तो मेरी बहुत समझदार है, आते ही पूरा घर संभाल लिया उसने, किसी चीज की कमी नहीं होने देती है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मीनू बहन। और बताओ बहन, कैसा चल रहा है? घर परिवार सब ठीक है ना घर में? हाँ मीनू बहन, सब ठीक है हमारे घर में। अरे जरा अपनी बहू से तो मिलवा दो। अरे हाँ, क्यों नहीं, अभी बुला देती हूँ, जरा रुकिए। अंजलि, ओ अंजलि, बहू यहाँ आना। मीनू की बात सुनकर अंजलि भागकर आती है और जानकी को देखकर कहती है, नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बहू, नमस्ते। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अरे मीनू बहन, तुम तो बिल्कुल सोने जैसी लाई हो बहू ढूंढकर। नए नक्श में भी इतनी सुंदर है और तो और संस्कारी भी तो लग रही है। बहू जरा एक गिलास पानी मिलेगा, बड़ी प्यास लग रही है। हाँ हाँ लाती हूँ आंटी जी, बस 1 मिनट। अंजलि किचन में जाकर जानकी के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है, वो भी पीतल के गिलास में। और ये देखकर मीनू कहती है, अरे बहू ये क्या, तू जानकी के लिए पीतल के गिलास में पानी ले आई है? अरे मीनू बहन, तुम्हारी बहू बहुत समझदार है कि पीतल के बर्तनों में खाना खाने या पानी पीने से काफी सारी बीमारियां दूर होती है, इसलिए बहू मेरे लिए भी पीतल के गिलास में पानी लाई होगी। क्यों बहू, है ना? आंटी जी, मैं तो सभी को कहती हूँ कि पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें, पर यहाँ किसी को आदत ही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं बहू, धीरे धीरे इन्हें भी आदत ही हो जाएगी। चलो मीनू बहन, अब मैं चलती हूँ, घर के लिए भी बहुत देर हो गई है मुझे यहाँ आए हुए। ठीक है बहन, ध्यान रखना अपना। इतना कहकर जानकी वहाँ से चली जाती है। अब हर दिन अंजलि पीतल के बर्तनों में खाना खाया करती और बाकी सभी स्टील के बर्तनों में। एक दिन कुछ पीतल के बर्तन पुराने होने की वजह से खराब हो जाते हैं और अंजलि अपनी सास से कहती है, माँ जी, वो कुछ पीतल के बर्तन ना खराब हो गए हैं, तो क्या आप मुझे बाजार से कुछ बर्तन दिला देंगी? अरे बहू, तुझे भी पता नहीं क्या शौक है पीतल के बर्तन में खाने का। चल ठीक है, दिला लाती हूँ। अब दोनों सास बहू बाजार पीतल के बर्तन लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर दोनों जब पीतल के बर्तनों का रेट पूछते हैं तो दाम सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, इतने महंगे ये पीतल के बर्तन हैं या सोने के? दाम तो देखो कितना ज्यादा बता रहे हैं। ये पीतल के बर्तन किसी काम के नहीं हैं, फिर भी देखो कितने महंगे हैं ये। माँ जी, ऐसा नहीं है, ये बर्तन बहुत काम के होते हैं। आपने कभी इनके बारे में अच्छे से नहीं जाना ना, इसलिए। अरे बहू, मुझे जानना भी नहीं है इनके बारे में, अब जल्दी से ले ले। इतना कहकर अंजलि बर्तन लेती है और दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद अंजलि के पति का बॉस घर पर खाना खाने आता है और उसे भी अंजलि पीतल के बर्तनों में ही खाना परोसती है। और उसके जाने के बाद उसका पति गुस्से से उससे कहता है, अरे ये तुमने क्या किया? बॉस को पीतल के बर्तन में खाना दे दिया। अब पता नहीं गुस्से में वो मुझे कुछ कहना दे, नौकरी से ना निकाल दे। हाँ बहू, तेरी ये गलत बात है। घर वाले तो ठीक हैं, लेकिन बाहर वालों को नहीं देना चाहिए ऐसे पीतल के बर्तन में कुछ भी, कहीं वो नाराज हो गए तो। इतने में ही रजत के पास उसके बॉस का कॉल आता है और वो पीतल के बर्तनों में खाना खाकर बहुत खुश होता है। साथ ही अंजलि की बहुत तारीफ भी करता है, जिसके बाद रजत अंजलि से माफी मांगता है। ऐसे ही एक दिन अंजलि की सास मीनू की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। तभी अंजलि जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और कहती है, देखिए डॉक्टर जी, अच्छी खासी तो जा रही थी माँ जी, लेकिन अचानक सीढ़ियों से गिर पड़ी। अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इन्हें बस हल्के फुल्के चक्कर आ गए जिस कारण ये गिर गई होंगी। और इनकी मैंने पहले रिपोर्ट पढ़ी, उसमें लिखा है इन्हें पेट से जुड़ी बीमारियां हैं। हाँ, वो काफी समय से हो रही है मुझे, लेकिन मेरी दवाई चल रही है इस बीमारी की। तभी डॉक्टर की नजर
टेबल पर रखे पीतल के बर्तनों पर पड़ती है और वो कहते हैं, ये टेबल पर क्या है? पीतल का बर्तन है क्या? हाँ डॉक्टर जी, ये मेरी बहू इससे पानी पीती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे आपके पास तो सभी बीमारी का आसान इलाज है। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा मतलब है तांबे के पीतल के बर्तनों में खाना पीना हमारे शरीर के लिए अद्भुत फायदेमंद होते हैं। पहले के जमाने में लोग ज्यादा लंबे समय तक इसीलिए जी पाते थे क्योंकि वह इन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। और आपके पास पीतल के बर्तन है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करती होंगी, तभी आपको इतनी बड़ी बीमारी हुई है। जी डॉक्टर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आगे से पीतल के बर्तन में ही पानी पीऊंगी और खाना भी खाऊंगी। कुछ दवाई लिखकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मीनू अंजलि से कहती है, बहू मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि सच में पीतल के बर्तन इतने फायदेमंद होते हैं। कोई बात नहीं माँ जी, अब तो आपको पता चल ही गया ना कि कितने फायदेमंद होते हैं पीतल के बर्तन। हाँ बहू, आज से मुझे भी तू पीतल के बर्तन में ही खाना देना और पानी भी। अब मीनू की पीतल के बर्तनों में खाना खाने वाली बहू अंजलि के साथ साथ मीनू और उसका पति भी पीतल के बर्तनों में ही खाना खाया करते। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।